तो हेलो एवरीवन, ये वीडियो एसएससी सेशन पोस्ट एग्जाम के रिगार्डिंग है। पर्टिकुलरली फेज 13 के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इस एग्जाम के बारे में कि एग्जाम है क्या, एक्चुअली में क्यों करवाया जाता है, क्या मांगा गया है इसमें, क्या प्रोसीजर होता है आपका सिलेक्शन का, जो सीबीटी से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक का प्रोसीजर है, फाइनल ज्वाइनिंग तक का, वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। क्या प्रोसीजर होता है इसका, क्या डीवी है, क्या स्क्रूटिनी है, उस सबके बारे में बात करेंगे हम। और ये भी बात करेंगे कि फेज 13 में आप कितनी वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है बस कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, क्योंकि इस एग्जाम के या फिर एसएससी के रिगार्डिंग आपकी स्टार्टिंग से एंड तक मैं आपकी हेल्प करूंगा इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि क्या क्या कवर करेंगे हम इसमें। सिलेक्शन पोस्ट के बारे में जानेंगे, वैकेंसी देखेंगे कौन कौन सी कवर होती है इस एग्जाम में, एलिजिबिलिटी देख लेंगे, सिलेबस देखेंगे, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे, सैलरी देखेंगे और वैकेंसी आपकी एक्सपेक्टेड फेज 13 में, उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि फेज 13 एग्जाम क्यों करवाया जाता है। इसका मेजर रीज़न है कि डिपार्टमेंट्स को जब ये वैकेंसीज का रियलाइजेशन हुआ कि हमें कुछ एक दो वैकेंसीज पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चाहिए, तो इस एग्जाम के बारे में स्टार्ट हुई बात और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फिर एक नया एग्जाम स्टार्ट हुआ। फेज 13 क्या है? फेज 13 ये फेज में एग्जाम होता है आपका। आपका अगर ईयर देखो तो फेज 12 जैसे 2024 में हुआ था, अब ये फेज 13 आपको 2025 में हुआ। ऐसे पहले चलते रहते थे, फेज 8 9 10 ऐसे आपके ईयर वाइज वो चल रहे हैं। मेजर फैक्टर इसका एलिजिबिलिटी है कि आप एग्जाम एसएससी और भी करवाते हैं, सीजल से भी ग्रेजुएशन होता है, सीजल से भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है, बट डिपेंड यहाँ पे एलिजिबिलिटी करता है। डिपार्टमेंट चाहते हैं कि हमको पर्टिकुलर ट्रेड या फिर पर्टिकुलर एलिजिबल बंदा चाहिए किसी पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे जूलॉजी ऑनर्स चाहिए मुझको। ये एग्जाम सीजल से भी हो जाएगा, ग्रेजुएशन है बंदा सीजल से भी हो जाएगा, बट मुझे ये पर्टिकुलर ये वाला एलिजिबल वाला बंदा नहीं मिलेगा मुझे। तो डिपार्टमेंट ने ये कहा, फिर ये ऐसे सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम स्टार्ट हुआ। और भी कुछ फैक्टर है, जैसे कि आप अगर देखोगे इसमें यूडीसी की वैकेंसीज भी आ जाती हैं कभी कभी। अब आप कहोगे यूडीसी की वैकेंसी इसको सीजल में क्यों नहीं डालते हैं। देखो उसका रीज़न होता है कि काफ़ी टाइम ये होता है, एक रोस्टर होता है एक्चुअली में। अगर आप इतना डीप में नहीं बताऊंगा, जैसे यूआर एससी एसटी ओबीसी एक ट्रेंड होता है कि ये वैकेंसीज कैसे आउट होंगी आपकी। तो कभी कभी क्या होता है, किसी डिपार्टमेंट में एससी एसटी की वैकेंसीज काफ़ी टाइम के लिए खाली रह जाती हैं, तब ये डिपार्टमेंट तय करता है कि हम इससे सिलेक्शन पोस्ट से भरते हैं, हम पर्टिकुलर एसटी का एक बंदा भर्ती कर लेते हैं। उससे ये हुआ कि ये वैकेंसी भर जाएगी। कभी कभी ये होता है ओवरलैप कर जाती है वैकेंसी, या फिल नहीं हो पाती। आपको पता होगा एसएससी में वेटिंग लिस्ट नहीं है, तो ये भी एक पर्टिकुलर रीजन होता है। एलडीसी यूडीसी ऐसी वैकेंसी जो सीजल में भी कवर हो सकती है, सीएचएसएल में भी कवर हो सकती है, डीओ की वैकेंसी भी आपको दिख जाएगी इसमें। तो ये मेजर रीजन होता है। बाकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एक दो वैकेंसी इसमें चाहिए, एक में चाहिए, स्किल्ड बंदा चाहिए या फिर एक पर्टिकुलर ट्रेड का बंदा चाहिए, तो उसके लिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम कवर होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज कवर होती हैं। देखो तीन टाइप के आपके, मैं आपको बताता हूँ, तीन एग्जाम्स होते हैं सिलेक्शन पोस्ट में मेजरली। ठीक है, रीजन वाइज पोस्ट वाइज डिफरेंट होता है, बस सिलेक्शन पोस्ट आपका तीन क्राइटेरिया में एग्जाम कराता है। 10th, हायर सेकेंडरी जिसको 12th बोलते हो आप, और एक ग्रेजुएशन लेवल। रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, एग्जाम आपके तीन ही होंगे, 10th 12th और ग्रेजुएशन। अगर 10th में कोई भी पोस्ट 10th एलिजिबल लेवल की है, इसमें प्लस आपका डिफरेंट डिफरेंट मांगा जाता है, एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, वो डिफरेंट बात है। बट जो एग्जाम आपका मेजरली कवर किया जाता है वो तीन उसमें किया जाता है, 10th 12th और ग्रेजुएशन। इसी की बात है। ये लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कि वैकेंसीज कौन कौन सी इसमें कवर की गई हैं। जैसे स्टार्टिंग में 10th अगर आपने किया तो आप एमटीएस कुक ड्राइवर अटेंडेंट धोबी लैब अटेंडेंट, ये कंप्लीट बहुत सारी वैकेंसीज आपकी आती है 10th बेस्ड में। हो सकता है इसमें कुछ स्किल एक्स्ट्रा मांगी गई हो, एमटीएस में नहीं मांगा जाएगा, कुक में शायद डिप्लोमा मांगा जा सकता है आपसे 1 साल का, कि आपने कुक का कोई एक्सपीरियंस हो। ड्राइवर में आपसे एलएमवी वगैरह मांग सकते हैं, आपकी लाइसेंस वगैरह। अटेंडेंट में कुछ नहीं मांगा जाएगा, धोबी में शायद आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांग ले, लैब अटेंडेंट में मांग ले आपसे एक्सपीरियंस। तो ऐसे ये सब चलता है। मेजरली ये 10th बेस्ड वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है 12th बेस्ड, कौन सी है? डी हो गई आपकी, एलडीसी की हो गई, जो सीएचएसएल से भरी जाती है, बट ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भरेगा। आप फार्मासिस्ट की हो गई, हो सकता है इसमें फार्मासिस्ट का कुछ मांगा हो। तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसी आपकी 12th बेस्ड है। स्टोर कीपर हो गई, जूनियर इंजीनियर हो गई, ये सब आपकी 12th बेस्ड है। फिर आते हैं ग्रेजुएशन बेस्ड। नर्सिंग ऑफिसर हो गई आपकी, जीसीआई हो गई, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, अकाउंटेंट हो गई, यूडीसी हो गई, डीओ हो गई, ग्रेड बी की जूनियर टेक्निकल ऑफिसर। तो बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज आपकी ग्रेजुएशन बेस में है, 12th बेस में भी है। तो स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर उसकी मांगी गई हो, बिना एक्सपीरियंस की भी बहुत अच्छी वैकेंसी आपकी इन सब में कवर होती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ मैं आपको एक बार। इसका वो बता देता हूँ कि प्रोसेस है क्या। देखो एक पहले ये एलिजिबिलिटी देख लो कि एलिजिबिलिटी एज लिमिट है 18 to 32, और रिलैक्सेशन जैसे गवर्नमेंट नॉर्म्स मिलते हैं सेम वही है, कोई अलग से नहीं है। लेवल 1 to लेवल 8 तक की वैकेंसी इसमें कवर होती है। स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है, लेवल 8 की भी वैकेंसीज है इसमें। अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम कराता कैसे। सिलेक्शन पोस्ट बहुत सारी पोस्ट में वैकेंसी निकालेगा, आपकी एलिजिबिलिटी निकाल देगा। सिलेक्शन पोस्ट तीन ही एग्जाम कराएगा, आपके 10th का कराएगा, 12th का कराएगा और आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम करवाएगा। अब मैं बताता हूँ कितना फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को। आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको सब कुछ कवर है आपके पास। हो सकता है आपके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री हो, आपके पास जूलॉजी ऑनर्स लेके चल रहा हूँ मैं, क्या पता जूलॉजी ऑनर्स सिर्फ आप ही के पास हो और उसमें कंपटीशन बहुत कम होगा, कोई ऐसी वैकेंसी निकलेगी जिसमें जूलॉजी ऑनर्स मांगा गया। आपने सिर्फ ग्रेजुएशन का एग्जाम भरना है, ग्रेजुएशन एग्जाम दोगे तो ऐसा हो सकता है कि बहुत कम कट ऑफ में आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाए और पोस्ट भी बहुत अच्छी मिल सकती है आपको। तो ये चीज़ इसमें होती है। एसएससी तीन एग्जाम कराएगा, 10th बेस्ड, 12th बेस्ड, ग्रेजुएशन बेस्ड।
पोस्ट आपको बहुत सारी आप भर सकते हो पोस्ट, उसके लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। फॉर्म मतलब फॉर्म एक ही भरना पड़ेगा, बस फीस एक्स्ट्रा देनी, फीस हर एक पोस्ट के लिए सिंगल सिंगल देनी पड़ेगी। बट एग्जाम आप एक ही दोगे। अगर 10th बेस में आपने 2 एग्जाम भरे हैं, कुक और एमटीएस, तो आप एप्लीकेशन अलग अलग एप्लीकेशन में ही आप कुक और एमटीएस भर दोगे, फीस डबल 2 बार लगेगी आपकी। बाकी एक ही एग्जाम आपको देना है 10th का। आप कितनी भी पोस्ट इसमें भर सकते हो जिसके लिए आप एलिजिबल हो, वही पोस्ट भरना जिसके लिए आप एलिजिबल हो, क्योंकि आगे कोई फायदा नहीं है, आप एग्जाम दोगे आगे जाके रिजेक्ट हो जाओ इस, ठीक है। तो जैसे 12th बेस पे आपने बहुत सारी फॉर्म दी, एलडीसी की भर दिया आपने, डीईओ का भर दिया जो कम का है, या फार्मासिस्ट का भर दिया आपने, ठीक। अब आपको इतने फॉर्म आप भर सकते हो, आपको एग्जाम एक ही देना है 12th बेस्ड का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। लेवल क्या होता है आगे शायद कवर किया होगा, वो कवर कर लेंगे, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में मैं कवर कर दूंगा, इतना बेसिक आपको पता चल गया। अब मैं एक बार सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ आपको। सीबीटी जो मैंने बताया आपको, सिंगल बेस्ड एग्जाम होता है। सेम जो एसएससी का सिलेबस है, सेम एसएससी का पैटर्न वही फॉलो होगा। बट अब एसएससी में 2 टायर हो गए हैं, बस सीबीटी में आपका सिंगल टायर एग्जाम है, सिंगल टायर आपका एग्जाम होता है, ठीक है। कोई इसमें तो सिंगल एक सीबीटी आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पैटर्न मैं आपको बता दूंगा। सीबीटी एग्जाम दिया आपने, रिजल्ट आपका आउट होगा, मार्क्स शो नहीं होते हैं जैसे हर जगह नहीं होते हैं। फिर आपको एक स्क्रूटिनी प्रोसेस आएगा। स्क्रूटिनी प्रोसेस क्या होता है, इसमें एक रेशियो लिया जाएगा 1:15 या 1:20 ऐसे रेशियो लिया जाता है। इन स्टूडेंट्स को आप इनिशियल सेलेक्ट हो जाओगे, ये इनिशियल सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। एक लिस्ट निकलेगी जिसमें इतने मतलब एक वैकेंसी पे लगभग 15 या 20 टाइम स्टूडेंट्स को वो लोग सेलेक्ट करेंगे। फिर वो आपको टाइम देंगे स्क्रूटिनी का, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अभी तक तो ये प्रोसेस ऑफलाइन होता था, बट 2024 से ये प्रोसेस आपका ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो मांगा गया है, जैसे कि आपकी मार्कशीट 10th की, 12th की मार्कशीट, आपके सर्टिफिकेट्स, कोई एक्स्ट्रा मांगा गया जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट मांग गया या लाइसेंस मांग लिया, ये सब आपको अपलोड करने हैं स्क्रूटिनी के लिए। तो ये आपने सबमिट किया डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनी के लिए। फिर काफ़ी टाइम लगेगा, एक एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिस्ट आएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट के द्वारा। डिपार्टमेंट देखेगा कि हमने ये चीज़ मांगी थी, क्या इस स्टूडेंट्स के पास ये है, ये जो सेलेक्ट हुआ है बंदा, क्या इसके पास ये डॉक्यूमेंट्स है, एलिजिबल है। फिर वो एक एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिस्ट निकालेगी, जिसमें हो सकता है कि आप एक्सेप्ट हो अगर आपके पास एलिजिबल हो, या फिर आप इन एलिजिबल हो तो आपकी एक रिजेक्शन लिस्ट में नाम आएगा। फिर आपको एक टाइम दिया जाएगा, ये टाइम होगा 10 दिन का शायद, मैंने 10 दिन देखा है मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स के द्वारा। डिपार्टमेंट आपको 10 दिन का टाइम देगा कि भाई हमने पहले जो इनिशियल स्क्रूटिनाइज किया है उसमें आप रिजेक्ट पाए गए हो, आपके पास वो एलिजिबिलिटी नहीं है। हो सकता है डिपार्टमेंट ने कोई गलती की हो सकता है आपने डॉक्यूमेंट सही से वो अपलोड ना किया हो, या आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट हो, तो फिर आपको एक टाइम दिया जाएगा रिजेक्शन का। फिर उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड करोगे, दोबारा सबमिट करोगे मेल में, है ना। उसके लिए भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प की है, और स्टूडेंट्स सेलेक्ट भी हुए हैं दोबारा, फाइनल एक्सेप्टेंस रिजेक्शन लिस्ट में स्टूडेंट्स आए भी हैं। तो स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाएगा, 10 दिन बाद आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट दोबारा जब दोबारा स्क्रूटाइज कर देगा जिसको रिप्रेजेंटेशन डालने के बाद एक फाइनल एक्सेप्टेंस रिजेक्शन लिस्ट आएगी आपकी। इस फाइनल एक्सेप्टेंस रिजेक्शन लिस्ट के बाद कोई रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, कोई स्टूडेंट्स की नहीं मानी जाएगी। जब ये एक्सेप्टेंस रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगी, इसके बाद आपका एक डीवी का शेड्यूल आएगा। डिपार्टमेंट निकालेगा कि हमने डीवी का हमने फाइनल इतने स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए, आपका वेन्यू ये है एंड आपका टाइम ये है। वेन्यू मोस्टली क्या होगा, वेन्यू आपका रीजन का वेन्यू होगा, जिस रीजन में आपने भरा है वो वेन्यू होगा मोस्टली। सेंटर का जो हेडक्वार्टर होता है वहीं पे ज़्यादातर करवाते हैं, या डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो वहाँ पे वेन्यू और टाइम होगा आपका। उसके बाद आपका डीवी के शेड्यूल के साथ, जैसे ही अगर आपका डीवी का शेड्यूल 15 तारीख को है, तो 10 दिन मतलब मैं बता रहा हूँ 5-6 दिन, एक हफ्ते पहले तक आपका डीवी का कॉल लेटर इशू हो जाएगा। हो सकता है मेल पे आए आपको, या फिर रीजनल वेबसाइट पे आपको आपका मेल मिल जाएगा, आपको आपका कॉल लेटर मिल जाएगा। फिर आपको डीवी के लिए जाना पड़ेगा, फिजिकली जाना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उस पर्टिकुलर वेन्यू में जहाँ पे आपका डीवी शेड्यूल किया गया है। उसके बाद फिर जब आपका डीवी हो जाएगा, अगर वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपको निकाल दिया, या फिर जैसे बहुत इसमें चीज़ें होती है, जैसे किसी को प्रोविजनल रखते हैं, ठीक है। तो ये बात की बात है कि प्रोविजनल हो सकता है आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए या फिर इनएलिजिबल कर दिया जाए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है जिनको प्रोविजनल में इनएलिजिबल कर देते हैं, सिर्फ एक बेसिस पे कि जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट के पहले का है, वो बेचारे प्रोविजनल में रखे रहते हैं, जैसे ही डीवी कराने जाते हैं उनको इनएलिजिबल कर दिया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें इनएलिजिबल हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना है आपको। तो जैसे ही ये हो जाएगा डीवी में आपका एक बार क्या बोलते हैं, डीवी हो जाएगा जब आपका उस वेन्यू पे, फिर एक फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आएगी जिसमें मार्क्स होंगे, और जो स्टूडेंट्स के मेरिट में सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे
उसको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एक एडिशनल रिजल्ट आ सकता है, हो सकता है उसमें किसी को सेलेक्ट ना किया गया, या फिर मैंने दिखाया कि काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जो खाली जाती हैं, तो उसमें भी एडिशनल रिजल्ट ये लोग निकाल देते हैं। बाकी वो बात की बात है, और फाइनल ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, 1 से 2 साल लग जाते हैं ये कंप्लीट प्रोसेस में। तो इसके लिए यही है कि आप अपने तरह से, अपने तरीके से सारे डॉक्यूमेंट सही से रखें, सही से एग्जाम दें, बाकी और चीज़ों की तैयारी करते रहें, ठीक है। इस पर डिपेंडेंट ना रहें। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। अब आगे चलते हैं। लुक्रेटिव जॉब्स। अब स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता है कि हैं क्या, इसमें कौन सी पोस्ट है भाई, है ना। पियोन देख लिया उन्होंने, एमटीए देख लिया कि ये सारी पोस्ट है इसमें, नहीं ऐसा नहीं है। आपको ये लेवल दिख रहे होंगे, ओके। अब यहाँ पे आइए, ये रिक्वायरमेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान मत देना, हो सकता है ये सॉर्ट आउट गलत हो गया हो। ये ग्रेजुएशन की पोस्ट होगी नर्सिंग ऑफिसर की। अब आप ये देखो, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर लेवल 8 की पोस्ट है इसमें, ठीक है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर लेवल 8 की पोस्ट है, ऑफिसर फर्स्ट वन लेवल 8 की पोस्ट है ये। उसका लेवल 7 नर्सिंग ऑफिसर आपकी लेवल 7 की पोस्ट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लेवल 7 की पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं कितनी, सीनियर जोग्राफर लेवल 7 की पोस्ट है, ठीक है। सीनियर इन्वेस्टिगेटर नर्सिंग ऑफिसर इवेल्युएटर सीनियर ट्रांसलेटर, तो ये सारी लेवल 7 की है। तो जो स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें लेवल 1 की आती है, एमटीएस ये सब भर्ती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दी लुक्रेटिव जॉब लेवल 8 लेवल 7 बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज इसमें कवर होती हैं। आगे चलते हैं। पर ऑफ वैकेंसीज ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि मतलब एक जो स्टूडेंट्स कहते हैं एक एक दो दो वैकेंसीज निकलती हैं, ऐसा नहीं है। ये जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही कि ये कवर की गई है शायद, ठीक है। तो ये 50 वैकेंसीज आप देख सकते हैं असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट में। साइंटिफिक असिस्टेंट में आपकी 42 वैकेंसीज हैं। गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर की बहुत अच्छी वैकेंसीज आती हैं, 38 गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर की आपकी अलग अलग ये रीजन वाइज निकलती हैं, तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं 27। ऐसी आप फील्ड अटेंडेंट की वैकेंसी देख सकते हो जो एमटीएस में कवर होती हैं, 22 वैकेंसीज हैं। और एमटीएस की अलग से काफ़ी सारी वैकेंसीज, 20 वैकेंसीज बॉटेनिकल असिस्टेंट की। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कम वैकेंसीज निकलती है, ये देखो वैकेंसीज अच्छी खासी भी निकलती हैं और बहुत सारे पोस्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाने थे। सब इंस्पेक्टर की फिंगरप्रिंट की 17 वैकेंसीज निकली थी फेज 12 में, तो वैकेंसी आपकी अच्छी खासी निकलती हैं। आगे चलते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये मैं बता देता हूँ। सिंगल सीबीटी एग्जाम होगा आपका, कोई टायर 2 नहीं है, कुछ नहीं है, सिंगल आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होगा जहाँ जहाँ नेसेसरी है, जैसे एलडीसी में आपका टाइपिंग टेस्ट हो सकता है, बाकी स्किल टेस्ट हो सकते हैं अलग अलग, जहाँ जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। सेपरेट एग्जाम्स होते हैं हर लेवल के, जो मैंने बता दिया, 10th 12th और ग्रेजुएट। सेम एग्जाम होगा आपका डिफरेंट पोस्ट का, हर एक ईच एक एक लेवल का, ठीक है। अलग अलग पोस्ट है, अगर वो सारी 10th बेस्ड है तो 10th बेस्ड का आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है, पोस्ट आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर है। एग्जाम लेवल एसएससी का ही होता है, आपको पता है कि हो सकता है कि आप 12th का एग्जाम दे रहे हो, ज़्यादातर आपने देखा होगा, जैसे आप 10th 12th का स्टूडेंट्स बहुत सारे भरते हैं, 10th 12th और ग्रेजुएशन। हो सकता है आपका फर्स्ट शिफ्ट में भरा हो, सेकंड शिफ्ट में हो, थर्ड शिफ्ट में ये एग्जाम हो, ऐसा भी हुआ है काफ़ी बार। एक ही दिन में आपके तीनों एग्जाम हो जाए, 10th का भी 12th का भी और ग्रेजुएशन का भी, शिफ्ट वाइज हो जाए। आप तीनों एग्जाम निकाल के पूछो, बाहर आओगे, कोई अगर आपसे पूछेगा सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा था, जो एसएससी में होता है मोस्टली, आप कहोगे 12th वाला बहुत टफ था, ग्रेजुएशन वाला तो ईजी आया था। तो ये एसएससी ऐसे करती रहती है एसएससी। और तो ये मेन मोटिव है कहने का कि एग्जाम लेवल एसएससी का ही होगा, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अलग से कुछ भी इसमें टाइम नहीं देना है, जो आप एसएससी का पढ़ते हो सेम वही है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। फेज 13 की डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपके 16 अप्रैल को आएगा, और लास्ट डेट आपकी 15 मई रहेगी, और एग्जाम डेट आपकी जून जुलाई रहेगी। ये आपका फर्स्ट एग्जाम होगा 2025 एसएससी का। तो अपनी एसएससी की तैयारी करते रहिए, जब ये फॉर्म आएगा आप पर्टिकुलरली भर देना, और मैं आपकी हेल्प उस टाइम पे भी करता रहूँगा। कंप्लीट वीडियो ले आऊँगा, पोस्ट जो भी आएगी, जो रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हाँ, ये आपको दिखाना था मुझे, मैं एक आपको ड्राफ्ट दिखा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारा डाटा, मैंने कंप्लीट फेस 12 कवर किया है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें कोई स्टूडेंट सेलेक्ट ही नहीं हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ड्राफ्टमैन। ये एक वैकेंसी ER 13424, ये रीजन वाइज आती है, पोस्ट वाइज आती है। अभी आपको इतना नहीं करना है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ड्राफ्टमैन की पोस्ट थी, 2 वैकेंसीज थी। 2 वैकेंसी में सिर्फ एक जो फाइनलिस्ट आ चुकी है, ये फाइनलिस्ट है, फाइनलिस्ट में सिर्फ एक ही स्टूडेंट का सेलेक्ट हुआ है। एक वैकेंसी आपकी खाली चलेगी, कोई स्टूडेंट था ही नहीं जो इसमें सेलेक्ट हुआ है। तो एक वैकेंसी सोचो, किसी के डॉक्यूमेंट्स ही प्रॉपर नहीं थे जो इनको सेलेक्ट किया जाए। नेक्स्ट है बाइंडर की, SR 11124 बाइंडर की पोस्ट थी, एक वैकेंसी थी, फाइनलिस्ट में कोई सेलेक्ट नहीं हुआ है। ये वैकेंसी आपकी नल एंड वॉइड हो गई है। ये वैकेंसी आपको दोबारा फेज 13 में देखेगी। ड्राफ्टमैन हो गई, बाइंडर हो गई। इसके बाद यहाँ चलते हैं, WR 13124 डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसी, 2 पोस्ट थी, फाइनलिस्ट मिल गई है, कोई स्टूडेंट सेलेक्ट ही नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे। जबकि आप देखो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, स्टूडेंट्स ने किया, इसमें 67 स्टूडेंट थे जो इनएलिजिबल हुए थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था, एग्जाम पास हुए थे, बट उनके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे। और उसके बाद देखिए ER 16524 असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी थी, 26 वैकेंसी आई थी आपकी,
फाइनल सिलेक्शन, फाइनल लिस्ट में सिर्फ 6 स्टूडेंट्स का नाम है। ये वैकेंसीज दोबारा घूम के आने वाली है फेज 13 में। ठीक है, तो ये चीज़ बस एक आपको ड्राफ्ट दिखा रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कितनी सारी वैकेंसीज में डॉक्यूमेंट्स ही प्रॉपर नहीं है स्टूडेंट्स के पास, अपलोड ही नहीं किया उन्होंने डॉक्यूमेंट सही से। तो ये सारी वैकेंसीज घूम के आने वाली है। जिसको अच्छे से नॉलेज है, जिसको प्रॉपर नॉलेज है कि कहाँ क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स उसके प्रॉपर है, उसके बाद सारे सर्टिफिकेट प्रॉपर है, कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब कुछ उसको A to Z नॉलेज है ना, वही स्टूडेंट इसमें अच्छे से अपना स्क्रूटिनाइज अपने डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनाइज करा सकता है। ठीक है, तो इसमें नॉलेज भी होनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना होगा, बहुत पुराने पुराने रखे होंगे, तो वो रिजेक्ट ही होंगे ऑब्वियसली। तो ये ड्राफ्ट दिखाने के लिए कि कितनी सारी वैकेंसीज आपकी खाली चली जा रही है फेज 12 में। उसके बाद एक लास्ट है कि वैकेंसीज कितनी एक्सपेक्ट हो सकती हैं। तो ये आपके फेस के एग्ज़ाम है और ये एप्लीकेशन डेट है कब कब आए हैं आपके एग्ज़ाम, और वैकेंसीज ये आपकी अभी आपकी फेज 12 में 2049 वैकेंसी थी। इससे पहले फेज 11 में बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी 5369, फेज 10 में 2065, फेज 9 में 3261, 1355, फेज 8 में 1351, 1136। तो पिछले दो तीन साल में आप देखो तो ठीक ठाक वैकेंसीज आपकी आ रही हैं, और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि 2500 से वैकेंसीज आपकी एक्सपेक्टेड है कि फेज 13 में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी ये अभी देखो इसमें मैंने RTI लगाया भी है, बट ये बहुत स्लो प्रोसेस है क्योंकि अभी डिपार्टमेंट ही कलेक्ट करेगा कि कितनी वैकेंसीज उसकी खाली जा रही हैं, और फिर वो SSC को बताएगा। ये वैकेंसीज ऐसा भी हो सकता है काफ़ी टाइम बढ़ जाती हैं, काफ़ी टाइम डिक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि कुछ वैकेंसीज ऐसे डिपार्टमेंट होता है वो वैकेंसीज को ही नल एंड वॉइड कर देता है अपनी तरफ से, है ना। आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन देखे वैकेंसीज नल एंड वॉइड कर देते हैं, तो ये बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी वैकेंसीज आपकी 2500 ही एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी आपकी आएगी फेज 13 में। तो जब वैकेंसीज आएगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी यही सब है। अगर आपको इसमें अभी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैंने सब कुछ कवर ही कर दिया। देखो सिलेबस सेम ऑफ SSC, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग से पढ़ना भी नहीं है। जो सिलेबस SSC का होता है सेम वही है, पैटर्न भी सेम है। वैकेंसी बता दी, एलिजिबिलिटी बता दी, सैलरी तो आप देख ही लेना, लेवल 1 से 8। ठीक है, जो होता है 1800 ग्रेड पे से शायद स्टार्ट हो जाता है, तो जहाँ तक जाता है 1800 ग्रेड पे से आपकी सोचो स्टार्ट हो जाती है। तो जो मिनिमम सैलरी होती है ZCT भी देखो तो 30,000 होती है मिनिमम सैलरी, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है लेवल 1 की 30,000 से लेके कहाँ तक कवर हो सकती है लेवल 8 की, वो आप देख सकते हैं। वैकेंसी एक्सपेक्टेड मैंने बताई थी कि 2500 एक्सपेक्टेड है, 2500 तक आप एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी आपकी फेज 13 में आएगी। बाकी यही सब था, होपफुली आपको ये सब समझ में आ गया हो क्या प्रोसीजर होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका सिलेक्शन प्रोसेस मैंने समझा दिया, एलिजिबिलिटी आपको बता दी, पोस्ट मैंने आपको बता दी कौन कौन सी इतनी अच्छी पोस्ट होती है लेवल 8 7 की। अगर आप बिल्कुल एलिजिबल हो तो इसमें बिल्कुल अप्लाई करिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज ऐसा नहीं है 1-2 ही आती हैं, काफ़ी अच्छी पोस्टों में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलती है। स्पेशली एक मैं बता देता हूँ, GCI वाले जो होते हैं, आपने NCC का C सर्टिफिकेट किया है, काफ़ी सारे, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए C सर्टिफिकेट अपना आपने किया है तो गर्ल गाइडेड इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छी वैकेंसीज आती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आती है और बहुत अच्छी पोस्ट होती है। सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस C सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अप्लाई करिए, बहुत अच्छी आपको ये पोस्ट मिल जाती है गर्ल गाइडेड इंस्ट्रक्टर की। ये देख सकते हैं लेवल 4 की पोस्ट होती है डायरेक्टरेट में जनरल में। बाकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैंने बता दिया, 3 ही एग्जाम होते हैं, स्किल टेस्ट जब होता है तब क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिया, 16 अप्रैल में एक्सपेक्टेड है आपका एडवर्टाइजमेंट आना। बाकी ये वैकेंसीज दिखाना था कि कितनी सारी वैकेंसीज आपकी चली गई, वैकेंसीज एक्सपेक्टेड मैंने बता दिया 2500। बाकी यही सब था। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, बता देना, मैं हेल्प कर दूंगा आपकी। बाकी होपफुली आपको बहुत कुछ इसमें मिला हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई अपडेट के साथ। थैंक यू। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।